विनायक का भाई पहाड़ी से गिर जाता है। उसे डॉक्टर के पास ले जाते वक्त उसकी माँ कहती हैं, आज 100 साल से श्रापित दादी को खाना तुम्हें ही खिलाना होगा। डरता हुआ विनायक दादी के पास जाता है। वह दादी जो खजाने के लालच में श्रापित हो चुकी थी। डरते डरते विनायक उससे खजाने के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि वह खुद भी बहुत बड़ा लालची है। श्राप के कारण दादी को हमेशा भयानक भूख लगी रहती है। वह गुर्राकर कहती है, मुझे खाना दो, नहीं तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगी। घबराहट में विनायक से सारा आटा गिर जाता है। वह वहां से भागने लगता है। वह उस एक शब्द को याद करने की कोशिश करता है जो उसकी माँ ने ऐसी हालत में दादी को सुलाने के लिए बताया था, लेकिन उसे वह शब्द याद नहीं आता। दादी उसका पैर पकड़ लेती है और उसे मारने ले जाती है। वह उसे खाने ही वाली होती है। तभी विनायक वह शब्द बोल देता है। उस शब्द के असर से दादी तुरंत गहरी नींद में चली जाती है। उसी वक्त विनायक की माँ वहां पहुंचती है, लेकिन तब तक विनायक का भाई नहीं बच पाता। इसके बाद माँ विनायक को लेकर पुणे चली जाती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 15 साल बाद सोना पाने के लालच में विनायक फिर से वापस लौट आता है। विनायक अपनी दादी के पास आया, जो 100 साल से अभी भी जिंदा थी। उसने दादी को मुक्ति देने के बदले हस्तर के सोने की जानकारी ली और सीधे किले के रास्ते उस कुएं के पास पहुंच गया, जो हस्तर के नर्क से जुड़ा हुआ था। अंदर जाने से पहले उसने आटे की एक गुड़िया बनाई और नीचे जाकर आटे का एक घेरा बनाया। हस्तर प्रकट होते ही विनायक की ओर बढ़ा, लेकिन घेरे की वजह से विनायक सुरक्षित रहा। विनायक ने आटे की गुड़िया दूर फेंकी। हस्तर जब गुड़िया खाने में लग गया, तब विनायक ने उसके पीछे रखी सोने की थैली में हाथ डाला और तुरंत ही सोने की मोहरें लपक लीं। वह तेजी से कुएं से बाहर भागा और किसी तरह रस्सी के सहारे बाहर आ गया, लेकिन लालच यहीं खत्म नहीं होता। विनायक अब हस्तर के कुएं से सोना निकालने के लिए काफी बूढ़ा हो चुका था, जिससे पहली बार वह अपने बेटे को पुराने महल के उस कुएं के पास लाता है और उसे आटे की गुड़िया बनाना सिखाता है, लेकिन साफ कह देता है, ये सिर्फ अभ्यास है, गुड़िया अंदर नहीं जाएगी। दोनों बिना गुड़िया लिए कुएं में उतरते हैं। नीचे पहुंचते ही विनायक उसे पूरी प्रक्रिया समझाता है और कहता है, इस घेरे में हम सेफ हैं। लेकिन उसका बेटा वहां पर अनजाने में एक गुड़िया साथ ले आया था, जिससे हस्तर तुरंत प्रकट हो जाता है। घबराहट में विनायक तुरंत बेटे को बचाता है और जब हस्तर गुड़िया खाने में व्यस्त था, विनायक थैली में हाथ मारकर कुछ सोने की मोहरें चुरा लेता है। आखिरी पलों में दोनों किसी तरह बाहर निकल आते हैं। बाहर आते ही विनायक गुस्से में अपने बेटे को बहुत मारता है, क्योंकि उसके लालच की वजह से आज दोनों की जान जा सकती थी। लेकिन लौटते समय बेटे के दिमाग में एक और भी खतरनाक विचार आता है, क्यों ना अगली बार हस्तर की पूरी थैली ही चुरा ली जाए, ताकि सोना कभी खत्म ना हो। हर बार जब पैसों की जरूरत पड़ती, विनायक हस्तर की गुफा से सोने की मोहरें चुरा लाता है, लेकिन इस काम में हमेशा जान जाने का खतरा बना रहता है। इसीलिए इस बार बाप बेटे मिलकर बहुत सारी आटे की गुड़ियाओं बनाते हैं, ताकि उन्हें ज्यादा समय मिल सके और वे हस्तर की पूरी थैली ही चुरा लें, जिससे कभी सोना खत्म ना हो। दोनों कुएं के पास पहुंचकर ऊपर एक आटे का घेरा बनाते हैं और फिर नीचे उतरते हैं। नीचे पहुंचते ही हस्तर प्रकट हो जाता है, लेकिन इस बार बहुत सारी आटे की गुड़ियां होने की वजह से हस्तर के कई भयानक रूप सामने आ जाते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। जैसे ही वे आटे के घेरे में घुसते हैं, वहीं भस्म हो जाते हैं। फिर भी हालात बेहद खतरनाक हो जाते हैं। कुछ समय बाद विनायक अपने बेटे को बचाने के लिए सारी आटे की गुड़ियां अपने शरीर से बांध लेता है और रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगता है। सारे हस्तर उसके पीछे पीछे ऊपर आते हैं, लेकिन ऊपर बने आटे के घेरे में पहुंचते ही वे सभी भस्म हो जाते हैं। जब विनायक का बेटा बाहर आता है, तो वह देखता है कि हस्तर के काटने से उसका पिता भी श्रापित हो चुका है। हालांकि विनायक हस्तर की थैली चुरा चुका था, लेकिन इस बार उसका बेटा वह थैली नहीं लेता, बल्कि उसे जला देता है और हस्तर को मुक्त कर देता है। लेकिन मेरे हिसाब से इतना सब होने के बाद उसे थैली ले लेना चाहिए था,